Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss a very important topic according to board exam और उसके साथ ही साथ अमल के एतबार से ये एक कुदरती मोजज़ा इसको हम कह सकते हैं, एक ज़बरदस्त टॉपिक है and it is about the birth of the humans. Alright students, the details बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, बर्थ अब आपकी बुक के एतबार से चैप्टर नंबर 18 में ये एक अहम तरीन टॉपिक है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आपकी बुक में जिस फ्लो के साथ डिस्कस की गई हैं उसी तरतीब से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री इसके साथ ऐड कर दी है ताकि हम एक फ्लो के साथ चलें और आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझने में मजीद आसानी हो सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे गौर करते हैं जो कि हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आ चुके हैं तो हमें पता है कि द ह्यूमन मेल्स दे हैव एंटायरली डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसी तरह द ह्यूमन फीमेल्स दे हैव एंटायरली डिफरेंट एंड यूनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑलराइट, अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं दे आर गाइडेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स मिला जुला के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनवाते भी हैं और फिर बाद में डिटीरियोरेट भी करवा देते हैं विद इन बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ हमने ये डिटेल पढ़ी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स भी चल रहे होते हैं जिसके अंदर ओव्यूलेशन से लेके यूट्रस की डेवलपमेंट और फिर अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन पे जाके काम मुकम्मल कर दिया जाता है. अब स्टूडेंट्स, यहां से हमारी जो बर्थ के टॉपिक की बात है वो शुरू होगी और वो किस तरह से आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि आगाज कहां से हो रहा है. ह्यूमंस परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फर्टिलाइजेशन. ऑलराइट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है तो इसका मतलब है two different parents are required which can produce two different types of gametes. एक तरफ हमें spermatogenesis की जरूरत है, दूसरी तरफ हमें oogenesis के अमल की जरूरत है. अब gametogenesis इसको हम जब कलेक्टिवली कहेंगे तो gametes बन जाने के बाद एक इस तरह का अमल भी होना चाहिए कि जिसके जरिए gametes जो हैं वो दूसरे gamete तक पहुंच सकें. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स प्लांट्स वाले फीचर को ही फॉलो किया जा रहा है विद इन नेचर और वो क्या है, द ओवम इज सेसाइल और नॉन मोटाइल. ये खुद से हरकत करके मेल गेमीट्स की जानिब नहीं जा रहे बल्कि क्या किया जा रहा है, द मेल गेमीट्स दे विल बी लॉज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वजाइना के टॉप पे सबसे पहले स्पर्म्स को रिलीज किया जाएगा थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स और फिर उसके बाद इन स्पर्म्स ने यहां से अपना सफर शुरू कर देना है. वजाइना से ट्रेवल करते हैं स्पर्म सबसे पहले नंबर पे सर्वेक्स के एक बड़े हर्डल को क्रॉस करते हैं. हर्डल क्यों इसको मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे बाज़ औक़ात म्यूकस मौजूद होती है. अगर तो ओव्यूलेशन के अमल के फौरन बाद स्पर्म्स आ जाएं तो इसका मतलब है कि उस वक्त उस म्यूकस की लेयर थिन होगी, लेकिन अगर कुछ ज्यादा अरसा गुजर जाए तो फिर प्रोजेस्टेरॉन की मदद से यहां पे म्यूकस की लेयर को थिक कर दिया जाता है तो फिर स्पर्म्स जो हैं वो इस पहले ही बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के लिए देयर आर सम ऑप्टिमाइज्ड डेज और टाइम्स कि उसी वक्त फर्टिलाइजेशन के अमल को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है. वेल, अगर हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस मौजूद हैं, फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं, तो उस सूरत में स्पर्म्स सर्विक्स को क्रॉस करेंगे, यूट्रस की पूरी लेंथ का डिस्टेंस कवर करेंगे और फिर उसके बाद पहुंचेंगे ओविडक्ट्स के पास. क्योंकि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम स्टेज विद इन द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट. वहां पे इसको रोक दिया जाता है और मियोसिस 2 भी मुकम्मल नहीं हुई होती. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्पर्म्स ने वजाइना से लेके ओविडक्ट्स तक का सफर तय करना है. अब ये सफर तय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सके. अब इस सफर के दौरान स्टूडेंट्स समझने वाली बात यह है कि ओवम या एग तो एक ही बना हुआ है लेकिन स्पर्म्स जो हैं वो तो मिलियंस की तादाद में आ रहे हैं और उन मिलियंस की तादाद में आने वाले स्पर्म्स में से आपने ये बात याद रखनी है कि मोस्टली जो एवरेज टाइम रिकॉर्ड किया गया है वो ये है कि 4 से 8 घंटे तक स्पर्म्स जो हैं वो ये सारा सफर तय कर जाते हैं. लेकिन कुछ इतने जबरदस्त हाइपर एक्टिव स्पर्म्स होते हैं कि वो 5 मिनट में वजाइना से लेके ओविडक्ट्स तक का सफर तय कर जाते हैं और नो डाउट उसके अंदर यूटेराइन स्ट्रक्चर्स और फिलोपियन ट्यूब्स के अपने स्ट्रक्चर्स की भी सपोर्ट शामिल होती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जाके कोई भी इंसान जो है वो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के काबिल होता है. और यहां पे एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऑल द ह्यूमंस दैट यू कैन सी अराउंड योरसेल्व्स, दीज आर द विनिंग स्पर्म्स. ये वो स्पर्म्स हैं कि जो उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को हरा के एक स्पर्म की शक्ल में जाके ओवम के साथ फ्यूज हुए
और फिर उसको फर्टिलाइज करते हुए जाइगोट की शक्ल इख्तियार कर गए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहां पे स्टूडेंट्स जाइगोट की फॉर्मेशन तक के अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जरा स्टेप्स में ये चीज समझ भी लें कि आप इसको लिखेंगे किस तरह से। आगाज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी तरह से किया हुआ है कि ऑल द ह्यूमंस आर विनिंग स्पर्म्स। विनिंग स्पर्म से क्या मुराद है कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल करने वाले जो एक एक स्पर्म की शक्ल में इंडिविजुअल्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो बच्चे की सूरत में पैदा होते हैं, ये सब के सब विनिंग स्पर्म्स हैं और फिर नॉर्मल लाइव्स गुजार रहे होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके लिए टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एंड द फीमेल, गमीटोजेनेसिस का अमल होना चाहिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और इसके लिए जो अमल दरकार है इट इज नोन एज सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉप्युलेशन। फिर जर्नी ऑफ द स्पर्म, जो मैंने इतनी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि स्पर्म्स जो हैं उन्होंने वजाइना में आके सबसे पहले लॉज इन होना है और फिर उसके बाद वहां से ट्रेवल करते हुए ओविडक्ट्स तक चले जाएंगे। Sperms are lodged on the top of the vagina, then travel through cervix and uterus to the oviducts. All right. फिर उसके बाद MCQ statements के लिए स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है, sperms remain fertile, और हम ये कह सकते हैं कि जबरदस्त किस्म की फर्टिलिटी के लिए 12 से 24 घंटे तक स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन को कामयाब बना सकते हैं। जो जो वक्त ज्यादा गुजरता जाएगा इसका मतलब ये होगा कि इनमें एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द मिलियंस ओनली थाउजेंड्स कंप्लीट दिस जर्नी, और उसमें से ओनली वन सक्सीड्स टू फ्यूज विद द फीमेल ओवम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे एक अमल का जिक्र किया जा रहा है जो मैं आपको बता रहा था कि असल में यूट्रस या ओविडक्ट्स वगैरह खुद भी सपोर्ट कर रही होती हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। ऑलराइट, स्पर्म कैपेसिटेशन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्पर्म्स या स्पर्म हेड की जो मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाता है और साथ ही साथ उसके अंदर कैल्शियम आयंस की परमिएबिलिटी को बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्पर्म्स कैपेसिटेट होंगे और फिर उसके बाद ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे अपवर्ड टुवर्ड्स द ओविडक्ट्स। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और अमल जो आपके लिए नया है, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन से क्या मुराद है कि बेसिकली जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो तो एक उसका हेड वाला पार्ट होता है, एक उसका मिड पीस होता है और फिर उसके बाद टेल होती है। ऑलराइट, जो हेड वाला पार्ट है वहां पे एक्रोसोम एक स्पेशलाइज्ड पार्ट का नाम है, और इसको किस तरह से एक्टिवेट किया जा रहा है कि इसको फौरी तौर पे इसकी मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाता है और इसमें से दो स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स। एक का नाम है हाइल्यूरोनिडेज और दूसरे का नाम है प्रोटीएज। ऑलराइट, अब इनका काम क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि असल में इन्होंने जैसे ही ओवम तक पहुंचना है तो ओवम के ऊपर भी तो डिफरेंट लेयर्स मौजूद थी। आपको याद हो अगर तो वहां पे भी हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जोना पेल्यूसिडा या कोरोना रेडिएटा वगैरह इस तरह के स्पेशलाइज्ड लेयर्स मौजूद हैं जिसके अंदर थीका सेल्स और ग्रैन्युलोजा सेल्स वगैरह मौजूद हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्पर्म्स ने उन मेम्ब्रेन्स को आहिस्ता आहिस्ता से डाइजेस्ट करना है और फिर उसके बाद मूव कर जाना है टुवर्ड्स द कोर ऑफ द ओवम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जैसे ये कोर ऑफ द ओवम की जानिब जाना शुरू हो रहा है तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि कितने स्पर्म्स एक वक्त में फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओनली वन स्पर्म इज एनफ फॉर वन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, यहां पे समझने वाली बात यह है कि बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे एक्रोसोम रिएक्शन है, एक अमल ओवम के अंदर भी मुकम्मल किया जा रहा होता है और उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू क्या काम किया जाता है कि जैसे ही एक स्पर्म अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके एंट्री गेन कर ले विद इन द ओवम, तो फौरी तौर पे उस स्पर्म को तो अंदर बुला लिया जाएगा और फिर उसके बाद बाहर वाली तमाम लेयर्स को और थिक कर दिया जाएगा और हार्डन अप कर दिया जाएगा ताकि कोई फर्दर स्पर्म्स जो है वो यहां पे एंट्री गेन ना कर सके। ऑलराइट, और तो और जो ओवम की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद थे उन सबको भी खत्म कर दिया जाएगा। इस पूरे अमल को हम कहते हैं दिस इज नोन एज द कॉर्टिकल रिएक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब फर्टिलाइजेशन का अमल है बुनियादी तौर पे क्या कि फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स। ऑलराइट, तो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के अंदर ये सारे स्टेप्स चल रहे थे जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक्रोसोम रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, प्रोटीएसेस एंड हाइल्यूरोनिडेजेस रिलीज फ्रॉम द स्पर्म हेड, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, वन स्पर्म एंटर्स द ओवम and at a time zona pellucida thickens and hardens to prevent entry of more sperms. This is called cortical reaction. अब स्टूडेंट समझने वाली बात अगला अमल है कि बुनियादी तौर पे हम तो ये कह देते हैं फ्यूजन ऑफ द गमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, लेकिन फ्यूजन ऑफ गमीट्स असल में क्या है
द प्रोसेस ऑफ द कैरियोगैमी, यानी कि न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज कर रहे होंगे तो उस अमल में आपका जेनेटिक मटेरियल हाफ ऑफ द सेट कमिंग फ्रॉम द फादर, हाफ ऑफ द सेट कमिंग फ्रॉम द मदर, ये कंबाइन होगा और तब जाके सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकेगी. ऑलराइट, सो टेल ऑफ द स्पर्म इज लॉस्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, स्पर्म रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द सरफेस. और फिर उसके बाद एक चीज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी किताब में भी मेंशन की जा चुकी है कि मियोसिस 2 को रोक दिया गया था मेटाफेज के ऊपर, तो अब फर्टिलाइजेशन हो जाए यानी कि स्पर्म एंट्री गेन कर ले तो उसके बाद फिर ओवम के अंदर मियोसिस 2 को मुकम्मल कर लिया जाएगा. देन 2 प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज. ऑलराइट, अब यहां पे स्टूडेंट्स चूंकि ये न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाने वाले हैं तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रो न्यूक्लियाई. और तो और इसकी एक और जो अलामत हमें नजर आती है माइक्रोस्कोप के नीचे वो ये है कि इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो इस वक्त लूज कर दिया जाता है और जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल या फैले हुए नजर आते हैं और फिर वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और कैरियोटाइप बना लेते हैं. कैरियोटाइप क्या चीज है कि क्रोमोसोम्स का होमोलोगस पार्टनर्स को तलाश करना और एक जबरदस्त किस्म की अरे या अरेंजमेंट में अपने आप को अलाइन कर लेना. फिर जैसे ये कैरियोटाइप डिजाइन हो जाए यानी तमाम होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हुए नजर आए, करीब करीब आते हुए नजर आए, तो फिर हम कहते हैं कि नाउ इट इज द टाइम फॉर द फर्स्ट डिप्लॉयड न्यूक्लियस विद इन द जाइगोट. ऑलराइट, जैसे ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है तो इसका मतलब है दिस प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड. ऑलराइट, फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द जाइगोट. जाइगोट बनने के फौरन बाद ऐसा नहीं होता कि ये डिप्लॉयड सेल बने और उसके बाद फिर वेटिंग में चला जाए या किसी डॉर्मेंट स्टेट में चला जाए. यहां से एक नई फेज ऑफ चेंजेस और डेवलपमेंट शुरू होती है और उस फेज को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द क्लीवेज. अब यहां पे एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स में एक और बात शेयर कर दूं कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड क्लीवेज. ऑलराइट, कि आमतौर पे जब माइटोटिकली या बाइनरी फिजन के थ्रू सेल्स डिवाइड होते हैं तो एक पेरेंट सेल या मदर सेल डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बना देता है और वो 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा. ये जो सेल्स हैं जिनको हम क्या कहने जा रहे हैं अभी, ब्लास्टोमेयर्स. ऑलराइट, ये सेल्स अपनी मेन मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं और डिवाइड होते हुए मजीद छोटे से छोटे साइज में डिवाइड होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट की सिग्निफिकेंस आपने जो याद रखनी है वो इस लिहाज से है कि इसके अंदर जो तमाम सेल्स हैं दे हैव एनॉर्मस पावर टू डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी और इन सेल्स को हम आम तौर पे क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अंडरगो क्लीवेज एंड डेवलप्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट. फिर उसके बाद अब इसको रोल डाउन कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द यूट्रस. अब जैसे ही ओविडक्ट में से चलते हुए ये ब्लास्टोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर रोल डाउन होगा, दरमियान में सेल्स डिवाइड करते चले जा रहे हैं और फिर अल्टीमेटली इट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द यूट्रस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे ही ये यूट्रस की म्यूकस लेयर के साथ जाके टच होगा तो फौरी तौर पे इसको वहां पे एम्बेड करने की तरतीब सोच ली जाएगी या तरकीब बना दी जाएगी. अब इस सूरत में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है कि इसको फौरी तौर पे वहां पे जोड़ना होता है. तो इस एम्बेडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ऑलराइट, और जैसे ये इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसके बाद फिर फीमेल बॉडीज के अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और हम कहते हैं कि नाउ शी हैज कंसीव्ड और इस अमल को हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज कंसेप्शन. ऑलराइट, अब फिर इसके बाद फर्दर इस ब्लास्टोसिस्ट वाले एक छोटे से गोले ने ब्लास्टोसील इसके अंदर नजर आ रही होती है और इसने फिर डेवलप होना शुरू हो जाना है और डेवलपमेंट वाले तमाम के तमाम प्रोसेसेस को डे 1 से लेके जब लास्ट डे तक हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे 280 डेज तक इस एम्ब्रियो ने रहना है और फिर इस एम्ब्रियो के यहाँ पे रहने के लिए सबसे पहला बंदोबस्त क्या करना है कि इसको खिलाया पिलाया क्या जाए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगाज में तो इसको यूटेराइन वॉल की अपनी ही सिक्रीशन से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाते हैं और उसकी वजह से ये नरिश करना शुरू हो जाता है. लेकिन चूंकि इसने यहाँ पे 280 डेज या 9 मंथ्स का ड्यूरेशन गुजारना है तो उसके लिए सिर्फ इतनी सी खुराक काफी नहीं होगी क्योंकि उसमें एनॉर्मस किस्म की ग्रोथ भी चलनी है, जबरदस्त किस्म की सेल डिविजन्स भी होनी है, सेल्स ने डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं. तो इसका मतलब ये है कि यहां पे कोई ना कोई कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड दैट कनेक्शन इज नोन एज प्लेसेंटा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इंप्लांटेशन हो जाने के बाद
प्लेसेंटा डेवलप किया जाता है और प्लेसेंटा बुनियादी तौर पे क्या है, ये एक कनेक्शन है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ऑलराइट, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि यहां पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम्स को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ थ्रू नहीं किया जा रहा। देयर आर स्पेशलाइज्ड बैरियर्स और फिल्टर्स जो ब्लड को मिक्सअप नहीं होने देते। Connection between mother and the embryo is established for exchange of materials. It secretes progesterone, estrogen, human placental lactogen and human chorionic gonadotropins. ये बुनियादी तौर पे क्या है, secretions of the placenta। क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर हम इसको समझें स्टूडेंट्स, तो यहां पे इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद अब स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए यूट्रस की अपनी वॉल के अंदर और मदर की अपनी ओवरऑल बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होंगी। उसके लिए डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करना, प्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए एंड इट इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड भी इसको हम कहते हैं। अब बुनियादी तौर पे ये वो दौरानिया है जो किसी भी मैमल के अंदर हमें नजर आता है कि ये अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को जितने अरसे के लिए बॉडी के अंदर होल्ड करके रखें, तो इस अमल को हम कहते हैं दिस इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड। ऑलराइट, अब ये जो जेस्टेशन पीरियड है इन ह्यूमंस अगर हम बात करें सिर्फ, it is 280 days, 40 weeks or generally known as 9 months. Alright, अब इसमें फिर further दो stages को distinguish मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे। The first one is known as organogenesis, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो required organs हैं उनके बन जाने का अमल जो है वो 12वें हफ्ते तक मुकम्मल किया जा चुका होता है। यानी कि आपकी बॉडी के जो तमाम स्ट्रक्चर्स थे वो असल में 12th वीक के एंड तक मुकम्मल तौर पे बनाए जा चुके थे। आपकी ये सारी शक्लो शबाह डिसाइड की जा चुकी थी। ऑलराइट, फिर उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती रहती है, फैट्स बॉडी के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, बॉडी को ये चीजें सिखाई जा रही होती हैं कि आपने ग्लाइकोजेनेसिस किस तरह से करनी है, ग्लाइकोलाइसिस किस तरह से करनी है, लिपिड्स को किस तरह से डिपॉजिट करवाना है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को किस तरह से गो थ्रू करवाना है, बॉडी के साथ उनको सिंक्रोनाइज किया जा रहा होता है, हार्ट बीट चलना शुरू हो जाती है और ये तमाम फैसिनेटिंग चेंजेस जो हैं 38 वीक्स तक मुकम्मल कर ली जा चुकी होती हैं। फिर उसके बाद जाके प्रेगनेंसी वगैरह वाला पूरा या डिलीवरी वाला अमल शुरू हो जाता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए, एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक फ्लूइड। और ये क्या है, बुनियादी तौर पे वी बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द कॉर्डेट्स दैट आर जनरली नोन एज एमनियोट्स। ऑलराइट, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनके एम्ब्रियोज के ऊपर ये वाली लेयर्स नहीं बनती तो उनको हम कहते हैं एनएमनियोट्स, और जिनके ऊपर ये वाली लेयर्स बन जाती हैं उनको हम कहते हैं एमनियोट्स। ऑलराइट, तो वी आर एक्चुअली द एमनियोट्स। इस वजह से हमारे ऊपर एमनियोटिक सैक बनाया जाता है और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को फिल किया जाता है और फिर इसके अंदर हम अपनी सारी डेवलपमेंट वाली स्टेजेस को मुकम्मल करते हैं। इसका मकसद क्या है यहाँ पे कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द एक्सटर्नल हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस, और उसके साथ ही साथ आपको बम्प्स और जोल्स वगैरह झटकों से प्रोटेक्ट करने के लिए मदर की बॉडी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी हैव द फीटस। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए बुनियादी तौर पे, कि फीटस क्या चीज है। ये एम्ब्रियो की वो स्टेज है जो 8 हफ्ते मुकम्मल हो जाने के बाद हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये अपनी पुरानी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बजाय इस नाम से जाना जाएगा जिसे हम कहते हैं फीटस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so 8 weeks embryo or beginning of the 3rd month, this stage of the embryo development or embryological development is known as the fetus. All right, फिर उसके बाद असल जो सारे का सारा प्रोसीजर है, how the offsprings are delivered out of the body, this is known as the mechanism of the birth. अब birth students वो अमल है कि जब सारी की सारी प्रेगनेंसी की स्टेजेस, सारी डेवलपमेंटल फेजेस गुजार ली जाएं, तो लास्ट मंथ के अंदर जो यूटरस है और जो पिट्यूटरी है इनकी आपस की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है वो डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग जो कि अभी यूटरस के अंदर ही मौजूद है। यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ड्यूरिंग द फाइनल मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द यूटरस बिकम्स मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर कंट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द मायोमेट्रियम। असल में अगर आपको याद हो तो एक बात मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में बता चुका हुआ हूं कि यूटेराइन डेवलपमेंट के दौरान यूटरस की सेल्स के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की तादाद में इजाफा कर दिया जाता है, और ये इजाफा असल में कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन। ऑलराइट, सो एस्ट्रोजन बुनियादी तौर पे यूटरस को तैयार कर रहा होता है
फॉर द फाइनल फेज ऑफ द बर्थ। ऑलराइट, तो यहां पे असल में क्या किया गया है, रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ाई गई, उसकी वजह से जो यूट्रस है वो ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव हो गई। अब ऑक्सीटोसिन पैदा होके क्या करता है, यूटेराइन वॉल की एक मिडिल लेयर है जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के ऊपर आके अपने एक्शंस को इंप्लीमेंट करता है और उसकी वजह से उसके स्मूथ मसल्स आहिस्ता 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 कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करना शुरू करेंगे, जिसे हम बाद में नाम देते हैं लेबर वेव्स का। ऑलराइट, लेकिन उससे पहले ये समझें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असल में ऑनसेट ऑफ द डिलीवरी या ऑनसेट ऑफ द बर्थ जो है उसको स्टिमुलेट करने की सलाहियत रखते हैं। So the factors for the onset of the birth are, the first thing and the most critical hormone is progesterone. Progesterone level जैसे ही डिक्रीज होगा फौरन दूसरी तरफ से ऑक्सीटोसिन अपना एक्शन शो करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर जो हमें नजर आता है, it is more oxytocin receptors in myometrium and possibly due to the high estrogen जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। Then the third thing is another critical thing. Alright students, वो ये कि काफी सालों तक ये समझा जाता रहा कि असल में मदर की बॉडी और मदर के हार्मोन्स पूरा जेस्टेशन पीरियड जो है वो अपने हार्मोन्स के जरिए कम्युनिकेट करते हुए गुजारते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि व्हेन इट विल बी द टाइम टू पुश द बेबी आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन यहां पे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है, द फीटस आल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और वो इन्वॉल्वमेंट क्या है इसको जरा समझ लें। Influence of the fetus is that fetus releases adrenocorticotropic hormone. आपको ये याद होना चाहिए कि ACTH कहां से पैदा हो रहा होता है, from the anterior lobe of the pituitary. Alright? फिर उसके बाद क्या होता है, it stimulates the fetal adrenal gland. Adrenocorticotropic है तो इसका मतलब ये है कि फीटस के एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर जाके असरअंदाज होगा और वहां पे स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की पैदावार जैसे ही शुरू होती है तो ये हार्मोन्स अपने यानी फीटल सर्कुलेशन को क्रॉस करते हुए चले जाते हैं इनटू द मैटरनल या मदर्स सर्कुलेशन। जैसे ये मदर की सर्कुलेशन में जाएंगे तो वहां जाके क्या असर डाल रहे हैं इसको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड्स ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा करना शुरू किए तो आपको ये याद है कि ये फौरी तौर पे मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 में काफी डिटेल में ये चीज हमने पढ़ी थी। तो यहां पे अगर ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर की बॉडी में जा रहे हैं तो मदर की बॉडी को ये मैसेज दिया जा रहा होता है असल में कि अब ये ऑफस्प्रिंग जो है या ये जो फीटस है इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है, इसने मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर अबूर हासिल कर लिया है और बहुत सारे रिएक्शंस को ये खुद से संभालने के काबिल हो चुका हुआ है। उस सूरत में फिर क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बढ़ा दी जाती है विद इन द मदर्स बॉडी और ऑक्सीटोसिन जैसे ही आके मायोमेट्रियल सेल्स के ऊपर लैंड करेगा फौरन उनके ऊपर एक वेव इफेक्ट पैदा करता है जिसे फिर हम लेबर वेव या लेबर पेन्स के नाम से जानते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट सिक्रीट्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स व्हिच क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर and enter mother's blood causing decrease in progesterone and increase in prostaglandins. अब prostaglandins की पैदावार जो है इसके ड्यूअल इफेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। ड्यूअल इफेक्ट किस तरह से हो रहा है, एक तो ये चीज जो अभी हमने देखी कि ये ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन में इजाफा करवाएंगे और ऑक्सीटोसिन फौरी तौर पे आके क्या करेगा, फौरी तौर पे मायोमेट्रियल मस्कुलर सेल्स जो मौजूद हैं, जो स्मूथ मसल्स वहां पे मौजूद हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शंस के ऑर्डर्स या मैसेजेस देना शुरू कर देगा। ऑलराइट, एक काम तो ये कर रहा है। दूसरे नंबर पे प्रोजेस्टेरॉन जो अभी तक इस अमल को इनहिबिट कर रहा था कि यूटेराइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट ना करे, तो फौरी तौर पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स उस प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन काम कर रहा था यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस की इनहिबिशन, उस काम को भी बंद कर दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ में मजीद इजाफा हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चूंकि ऑक्सीटोसिन खुद वेव्स की सूरत में पैदा हो रहा है, इंपल्सेस आ रही हैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता, तो साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे आप टूथपेस्ट में से पेस्ट को स्क्वीज कर रहे होते हैं, अगर आप उसको बैक एंड से या लोअर एंड से पकड़ें और फिर उसको दबाना शुरू करें तो उस सूरत में क्या किया जा रहा है, टूथपेस्ट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सेम इज द केस हियर कि यूटेराइन मसल्स जो स्मूथ मसल्स हैं वो ऊपर से नीचे की जानिब कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करवा रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती चली जाती हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस ना हो रही हो तो फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह पैदा हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
So these are known as the labor waves. Release of oxytocin occur in waves, और फिर इसी की वजह से जो पेन्स वगैरह शुरू होती हैं उसको भी आमतौर पे हम लेबर पेन्स कह देते हैं. ऑलराइट, फिर डिलीवरी बुनियादी तौर पे वो वाली स्टेज कि when it is the time to push the baby out of the body. Alright, this is known as delivery. अब इसमें क्या किया जाएगा? The cervix dilates. Cervix की dilation इतनी required है एटलीस्ट कि जितना उस बेबी का हेड होगा. Alright, क्योंकि the largest part of the developing embryo was the head. और अगर हेड को बाहर भेजा जा सकता है तो फिर इसका मतलब यह है कि बाकी बॉडी को भी एडजस्ट करके फौरी तौर पे यूट्रस से या फीमेल मैटरनल बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है. So the cervix dilates, contractions spread over the uterus, strongest from the top to the bottom. वही चीज जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है. और फिर क्या होगा? Ultimately the baby is delivered, umbilical cord is ligated. पहले इसको क्लैंप किया जाता है, 2 चुटकियां लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको दरमियान में से काट के अलहदा कर दिया जाता है. अब स्टूडेंट्स, ये जो पूरी स्टोरी हम समझ रहे हैं, अगर आप इसमें आगाज से लेके एंड तक गौर करें तो ये देखने में तो हमें यूं ही लग रहा है कि जैसे हमने फौरी तौर पे सबक पढ़ लिया है, लेकिन आप लोगों को अपनी मदर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको इतने अरसे के लिए अपनी बॉडी के अंदर पहले सेफली महफूज रखा और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते हुए आप सबको डिलीवर आउट किया. ऑलराइट, इसी वजह से अगर अल्लाह ताला की शफकत या मोहब्बत को हम देखें तो अल्लाह ताला ने भी अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ कंपेयर करते हुए एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह की मोहब्बत 70 माओं जितनी मोहब्बत है. ऑलराइट, तो अगर 70 माओं जितनी मोहब्बत है तो आप इसका अंदाजा लगा लें कि आपकी मदर, शी इज द ओनली लेडी दैट हैव डिलीवर्ड यू आउट एंड शी इज स्टिल नरिशिंग और प्रोटेक्टिंग यू. ऑलराइट, फिर उसके बाद अगली चीज अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाज़ औक़ात जो जैसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर यूटेराइन वॉल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हार्मोनल कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो रही है. तो उस सूरत में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी कर दी जाए, व्हिच इज जनरली नोन एज सी सेक्शन और सिजेरियन. ऑलराइट, सिजेरियन वाले केस में क्या किया जाता है कि यूटेरस के अपर पार्ट को फौरी तौर पे कट लगा के बेबी को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है ताकि मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ, इन दोनों के ऊपर कोई आंच ना आए और इनकी जिंदगी को बचाया जा सके. ऑलराइट, तो आगाज में तो इट वाज जस्ट अ लाइफ सेविंग एक्ट, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों ने इसको बिजनेस के तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. तो इस चीज को भी आप लोग अपने जहन में रखें कि कल को जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो जिंदगी बचाने के लिए अगर ये काम करना पड़े तो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये काम ना कर दिया जाए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द आफ्टर बर्थ. और आफ्टर बर्थ क्या चीज है? आपको उसके नाम से अंदाजा हो रहा है कि असल में इस बर्थ के अमल को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो पहला काम जो चल रहा था दैट वाज द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीटोसिन. फिर उसके बाद दूसरी फेज जो हम देखते हैं दैट इज डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. और फिर उसके बाद तीसरी फेज जो है वो है कि बेबी को बाहर पुश आउट किया जा रहा है. और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? अब चूंकि बेबी खुद मदर की बॉडी से बाहर आ गया है तो वो जो प्लेसेंटल कनेक्शन बना हुआ था यूटेराइन वॉल के साथ, उसकी भी जरूरत नहीं है कि उसको संभाल के रखा जाए. तो यूटेराइन वॉल कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है. उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वो सारा कुछ प्लेसेंटा जो जिस चीज के साथ, जिस टिश्यू के साथ अटैच हुआ था, उसको फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. एंड दैट इज नोन एज आफ्टर बर्थ. अब यहां पे समझने वाली बात यह है, चूंकि बॉडी का एक पूरा पार्ट था जब वो यूट्रस के अंदर था, तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी रप्चर हुए होंगे. ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो जाते हैं तो उस सूरत में ब्लीडिंग हो सकती है. और ये एक ऐसा अमल है कि अगर किसी भी सूरत में मदर की बॉडी से जरूरत से ज्यादा ब्लड डिस्चार्ज हो जाए तो फिर भी खतरे वाली बात है. तो इस वजह से अल्लाह ताला ने पहले एक इंटरनल सिस्टम बनाया हुआ है. और वो क्या है? जैसे ही डिलीवरी चल रही होती है और साथ ही जो ब्लीडिंग है उसको कम करने के लिए ब्लड वेसल्स के अपने स्मूथ मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं ताकि मजीद खून को जाया होने से बचाया जा सके. ऑलराइट, ये तो हो गया एक नेचुरल मैकेनिज्म. फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगली जो चीज हम देखते हैं वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बाज़ औक़ात इस अमल के दौरान एवरेज ब्लड लॉस जो नोट किया गया है इट इज अबाउट 350 cm3. इतनी मिकदार में खून जाया हो जाता है. तो इस वजह से बाज़ औक़ात डॉक्टर्स जो हैं वो पहले से हिफाजती तदाबीर करके रखते हैं और ब्लड के लिए किसी भी वक्त अगर ट्रांसफ्यूज करवाना पड़े तो फौरी तौर पे स्टॉक में मौजूद होना चाहिए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. इसमें समझने वाली बातें स्टूडेंट्स ये हैं
कि ये जो पूरे का पूरा एक नई जान को दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला पैदा कर रहे हैं, उसमें आगाज से अगर आप देखें तो फर्टिलाइजेशन के अमल के वक्त कंपैटिबिलिटी बनाना ये भी कुदरत का करिश्मा है। फिर उसके बाद उनमें से बेटे या बेटियों को चुन लेना ये भी कुदरत का करिश्मा है। उसके लिए यूट्रस के अंदर डिफरेंट कंडीशंस पैदा की जाती हैं और फिर उसके बाद मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक विनिंग स्पर्म का फ्यूज कर जाना ये भी एक जबरदस्त किस्म का मोजजाती अमल है। और फिर उसके बाद आपकी एक कामयाब पैदाइश इस प्लेनेट के ऊपर हो जाना ये भी एक जबरदस्त किस्म की चीज है। आप इन सब बातों से ये जरूर समझें कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हों, अपनी मदर्स के शुक्रगुजार और फरमा बरदार रहें। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।